हेलो। सो वेलकम बैक एंड पिछला जो लेक्चर हम लोग ने कंडक्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पैराबोलिक शेप होता है, जो इंटरफेरेंस होता है जब दो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो पॉइंट सोर्सेज से जो लाइट निकल रही है उसकी वजह से, तो वो जो फ्रिंजेस होती हैं वो पूरे थ्री डायमेंशनल स्पेस में आप सोचिए कि वो हर तरफ एक्सपैंड हो रहा है। वेव फ्रंट इज़ लाइक स्फेरिकल वेव्स निकल रही हैं वेव फ्रंट के फॉर्म में, एंड वो हर तरफ एक्सपैंड हो रहे हैं और फिर दूसरे लाइट सोर्स की जो वेव है वो भी उसके साथ वेव फ्रंट इंटरफेयर कर रहे हैं और ये इंटरफेरेंस हर तरफ हो रहा है। सो जस्ट लेट मी ड्रॉ दिस होल आइडिया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सोर्स है S1, ओके, और आपने एक सोर्स ले रखा है S2। तो अभी थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर आप सोचो तो आप कहोगे कि एक वेव फ्रंट इससे निकल रहा है, जैसे ये है ट्रफ है और ये इसका क्रस्ट है, जैसा कि हम लोग ने इससे पहले बनाया है। आप पुराने वीडियो जाके देखेंगे तो आपको ये आइडिया पता चलेगा कि ये ट्रफ क्रस्ट है। ऑब्वियसली थोड़ा सा ये हिल डुल रहा है, बट आई होप यू गॉट द आइडिया बिहाइंड दिस होल डिस्कशन। तो अभी क्या है, ये जो सॉलिड लाइन, जो डॉटेड लाइन है, ये ट्रफ क्रस्ट हैं जो कि वेव से निकलती हुई हम ड्रॉ करते हैं। और हम सर्किल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो खैर स्क्रीन पे तो हम टू डायमेंशन ही शो कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, अभी दूसरा सोर्स है, दूसरे सोर्स से भी वैसा ही कुछ हो रहा है कि जैसे आपके पास ये वेव फ्रंट है, ये मान लो ट्रफ है, फिर इस तरह से क्रस्ट निकला जस्ट डॉटेड, एंड दिस इज अनदर ट्रफ, ओके, अनदर ट्रफ, एंड दिस इज क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट, एंड फिर अनदर ट्रफ। इस तरह से आपकी वेव्स जो हैं वो बाहर निकल रही हैं इन सोर्सेज से। अब आप क्या देखो यहाँ पर, क्या ये सिर्फ एक ही तरफ इंटरफेरेंस हो रहा है? नहीं, इंटरफेरेंस जो है वो हर तरफ हो रहा है ना, हर तरफ आप देख लो। अभी तो इसमें टू डायमेंशनली हम बना रहे हैं तो इस तरह से हम आगे पीछे शो कर रहे हैं, बट आप देखो यहाँ पर इंटरफेरेंस हर तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अभी आप ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, तो अगर इधर देखोगे तो इस तरह से ये इंटरफेरेंस की रीजन है, ऐसे इधर भी है कुछ इंटरफेरेंस की रीजन है, यहाँ पर भी इंटरफेरेंस की रीजन, इधर भी इंटरफेरेंस है। ये हम कुछ लोकस बना रहे हैं। ऐसे ही अगर थ्री डायमेंशनली आप देखोगे तो थ्री डायमेंशन में भी इस तरफ भी ऐसे होगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें, कुछ और थोड़ा सा इसको हम सिस्टमेटिकली अगर शो करें, तो जैसे आपके पास ये सोर्स है S1, ओके, ये सोर्स है S2। तो आप जो फ्रिंजेस हैं, जो आप देखोगे तो फ्रिंजेस का लोकस कुछ इस तरह से, इस तरह का लोकस है। यहाँ पर इधर भी फ्रिंजे हैं, इधर भी फ्रिंजेस बन रहे हैं। इसे ये आप देखो ना, यहाँ से अगर आप इसको मिला दो तो ये यहाँ पर ये जितने भी इंटरसेक्ट पॉइंट हैं, यहाँ पर डार्क और ब्राइट की जैसा भी पार्ट डिफरेंस होगा उस हिसाब से यहाँ पर कंडीशंस बन रही हैं। तो ये ऐसे है। ऐसे अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरह से, इस तरह का कुछ हिसाब बन रहा है। लोकस की हम बात करें, फिर यहाँ पर कुछ इस तरह का हिसाब है, फिर यहाँ पर लोकस अगर आप देखोगे तो फिर कुछ इस तरह से है। सो ये मोर और लेस ऐसा लग रहा है ना जैसे पैराबोलिक हिसाब किताब बन रहा है। सपोज़ अगर हमने यहाँ पर एक्सिस ले लें, सपोज़ हमने इसको दो एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, तो हम कह रहे हैं ये सारा जो ओवरलैपिंग है, सुपरपोजिशन जो हो रहा है, ये थ्री डायमेंशन में है। तो ऐसा एरो इधर भी हो, तो अगर हम इन सब के लोकस को बनाना चाहें तो हम यहाँ पर इसको वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको रिवॉल्व करें तो इस तरह का हमारे पास एक कुछ कोनिक सा सेक्शन बन जाएगा। वैसे ही अगर इसको हम इसके अबाउट रिवॉल्व करें, जैसे हमारे पास ये एक सा कोनिक सा हो जाएगा। इसको अगर हम रिवॉल्व करें तो ये हमारे पास एक कोनिक सा हो जाएगा। इसको रिवॉल्व करें तो ये एक कोनिक सा कुछ हमारे सामने बन जाएगा। तो ये जो इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस हैं, आपने पर्दा यहाँ रखा, सपोज आपने पर्दा यहाँ पर रख दिया, इस जगह पे पर्दा रख दिया, तो जब इस पर्दे पर ये आपके पैराबोलिक सेक्शन इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लाइन बनेगी, यहाँ लाइन बनेगी, इस तरह से लाइन बनेगी, तो ये आपकी फ्रिंजेस हो जाएंगी। आप पर्दा अगर यहाँ रखोगे, इस जगह पर दूर कर दोगे पर्दा, तो आप देख रहे हो अब ये इंटरसेक्शन यहाँ होगा, अगला यहाँ होगा, फिर तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ और फर्दर यहाँ होगा। तो आप क्या पाओगे कि जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ बढ़ती जा रही है, वो चौड़ी होती जा रही हैं। और यहाँ पर क्या था, फ्रिंजों की विड्थ आपको कम दिखाई पड़ेंगी, फ्रिंजें पतली पतली दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि आपके इंटरसेक्शन प्लेन जो है वो डिफरेंट हो रहा है। तो इसलिए, और ये हर तरफ है, इसीलिए ऐसे फ्रिंजेस को हम नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस कहते हैं। नॉन लोकलाइज्ड मतलब किसी पर्टिकुलर
पोजीशन पे जाके नहीं बन रही हैं, दे आर एवरीवेयर। आप पर्दा सोर्स से पास रखते हो, दूर रखते हो, सर्कुलर फॉर्म में उसके चारों तरफ कर देते हो, यू विल गेट द फ्रिंजेस। ये है हमारा इस पूरे पिछले पूरे डिस्कशन का मतलब कि हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास जो पैराबोलिक हाइपरबोलिक फ्रिंजेस हैं। ओके, लेट मी जस्ट जरा समय आपको मैं उस मैथमेटिक्स पे आता हूँ। तो लास्ट मैथमेटिक्स याद करिए हम लोगों ने कैसे लिखा था कि एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग था डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4, ओके, माइनस डी स्क्वायर अपॉन समथिंग था 4d स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये लास्ट इक्वेशन हम लोग ने पाई थी और मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसकी तुलना करें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो ये इक्वेशन है हाइपरबोला की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला की इक्वेशन है। और अगर आप देखो तो ये इक्वेशन इससे मिलजुल रही है, तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो फ्रिंजेस बन रही हैं नॉन लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, व्हाई दे आर नॉन लोकलाइज्ड? बिकॉज दे आर नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। सो वो कैसी हैं? वो पैराबोलिक, मैं बार बार पैराबोलिक बोला, हाइपरबोलिक शेप की हैं वो पूरी फ्रिंजेस जो बन रही हैं हमारे पास। ओके, अगर हमारे पास हाइपरबोला इस तरह क्वेश्चन होती है तो हम उसकी इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला निकालते हैं कि E इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए। इस तरह का एक फॉर्मूला हाइपरबोला की थ्योरम्स प्रॉपर्टी से आता है। तो अगर आप कंपेयर करो तो हमारे पास ए क्या है? ए है डेल स्क्वायर अपॉन 4। डेल क्या था? डेल इज द पाथ डिफरेंस। अगर आप याद करना चाहें, आप देखेंगे तो डेल इज द बेसिकली पाथ डिफरेंस है जो हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो और डी क्या था? दो सोर्सेस हैं, तो दो सोर्सेस के S1 S2 है, इनके बीच की डिस्टेंस 2D थी, तो 2D का हाफ है D। ओके, ये 2D स्क्वायर ही है बेसिकली। तो हमारे पास B जो है वो है 4D स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 4। नाउ अगर हम इसको रख करके इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में रखें तो इसेंट्रिसिटी क्या निकलेगी? देखिए भाई, यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, या इसको आप अगर हम ए स्क्वायर ही ना मान लें इसको पूरे को, अगर हम इस पूरे को ए स्क्वायर मान लें तो आई थिंक काम हमारा हो जाएगा, है ना? ये हमारा काम हो जाएगा। ए स्क्वायर इज दिस, और इसको अगर हम बी माने तो वो इसका अंडर रूट प्लस 4, ये इसको हम कहते हैं बी स्क्वायर है, तो ये इसको ऐसे मान लें। आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, नहीं ठीक है, इसको ना करें, इसको बी स्क्वायर मान लें तो जाएगा 4D स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट अपॉन ए। तो ए को हमने क्या मानेंगे? डेल बाई 2। ठीक है, आई होप यहाँ पर कन्फ्यूजिंग नहीं हुआ कि आप ये बी स्क्वायर, ये पूरी ये पूरा बी स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर है, तो इस तरह से हो गया। अब जरा देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई 4 प्लस 4D स्क्वायर बाई 4 माइनस डेल स्क्वायर बाई 4 अपॉन डेल बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2D बाई, खैर 4 कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचेगा D अपॉन डेल स्क्वायर बाई 2, हो जाएगा 2D बाई डेल। सो एसेंट्रिसिटी जो है हमारी आ जाएगी 2D बाई डेल, ये हमारी एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो डेल्टा होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। ओके, डेल्टा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती, सॉरी, डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो लेस होती है। इवन डेल्टा इज़ लेस देन D। जो दो सेपरेशन होता है दो सोर्सेज के बीच में, नॉर्मली वो सेपरेशन आपका मिलीमीटर के रेंज में होता है, और जो पार्ट डिफरेंस होता है ना, ये वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है, 2 टाइम ऑफ द वेवलेंथ या 5 टाइम ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑलरेडी मिलीमीटर या सेंटीमीटर से काफ़ी छोटी क्वांटिटी होती है, 10 to the power -10, 10 to the power -7 मीटर के रीजन में होती है वो, तो काफ़ी छोटी क्वांटिटी होती है। तो आप कहोगे कि जो पार्ट डिफरेंस है वो हमेशा सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज से छोटा होगा। तो अगर ये छोटा होगा तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी क्वांटिटी E जो है वो लार्ज होगा।
और ई की वैल्यू लार्ज जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो जो फ्रिंजेस का स्ट्रेट जो दिख रही हैं फ्रिंजेस, उसके लिए जिम्मेदार है। तो स्ट्रेट फ्रिंजेस क्यों दिखती हैं? क्योंकि हम जिस कंडीशंस में काम करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में, वहाँ पर जो फ्रिंजेस हैं उनका पार्ट डिफरेंस डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए इट इज़ स्मॉल एज कम्पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज। तो दो स्रोतों के बीच में जो दूरी है उससे वो कम होता है। तो ओवरऑल आपके पास ई की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो कि उसके फ्रिंजों को स्ट्रेट दिखाने के लिए जिम्मेदार है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड वाई वी आर गेटिंग द स्ट्रेट फ्रिंजेस पर्दे पर हमें मिलती हैं। तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे जब न्यूटन्स रिंग के बारे में पढ़ेंगे या लोकलाइज फ्रिंजेस के बारे में पढ़ें, हेडिंगर फ्रिंजेस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे फ्रिंजेस तो सर्कुलर बन जाती हैं। तो फ्रिंजेस सर्कुलर क्यों हैं? तो यहाँ पर फ्रिंजेस स्ट्रेट क्यों हैं वो आपने समझा। तो अब वहाँ जब पहुँचेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि भाई वहाँ पर फ्रिंजेस सर्कुलर क्यों हैं, इसको भी समझाया जा सकता है। ओके, तो इस चीज़ को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते रहते हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक इज़ अगला टॉपिक हमारे पास ये है कि हम किस तरह से सोर्सेस को, कोहेरेंट सोर्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखें कोहेरेंट सोर्सेस के साथ चैलेंजेस क्या हैं। तो आपके पास कोहेरेंट सोर्सेस के बाद साथ हमारे चैलेंजेस क्या हैं। जैसा कि एक वीडियो है जो आपने देखा होगा जिसमें कि मैंने बताया था कि सोर्सेस कोहेरेंट अगर हैं तो उनसे निकलने वाली वेव हमेशा एक ही फेज में होंगी। यानी अगर एक सोर्स से इस तरह से वेव निकल रही है तो दूसरे सोर्स से भी हमारी वेव ऐसे निकलेगी कि जिस भी पॉइंट पर आप उनके फेज को कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा या तो फेज डिफरेंस है ही नहीं, फेज डिफरेंस 0 है, और अगर फेज डिफरेंस है तो वो कैसा है, वो हमारा फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं हमारी कोहेरेंट सोर्सेस के साथ में। तो क्या दो बल्ब जो हम लेकर के आए, खरीद के आए बाजार से, उनमें कोहेरेंसी हो सकती है? सवाल आता है नहीं होगी। अरे भाई, हमने एक कंपनी सब कुछ सेम किया, हमने ऑर्डर दे करके फिलिप्स की कंपनी को मैंने ऑर्डर दिया है कि भाई आप एक जैसे बल्ब बनाओ, और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जितनी उनके पास टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल करके इस बात का प्रयास किया कि वो बिल्कुल एक जैसे बल्ब बनाए। तो क्या वो दो बल्ब कोहेरेंट होंगे? तब भी जवाब होगा नहीं। कुछ हद तक उनकी कोहेरेंसी होगी, बट शायद इतनी नहीं कि हमें प्रैक्टिकली उसका फ़ायदा पहुँचे। सवाल आता है क्यों? तो ज़रा समझें कि बल्ब से या कोई जो सोर्स होती है उनसे जब प्रकाश निकलता है तो उसके पीछे के मैकेनिज्म क्या होते हैं। बेसिकली उसके पीछे जो होता है वो एटॉमिक कारण होते हैं। एटॉमिक फिजिक्स से हम उसको समझ सकते हैं। इवन सिंपल तरीके से जो बोहर का मॉडल है, बोहर का एटॉमिक मॉडल है, जो सिंपल सा मॉडल है, उससे भी हम इसको समझ सकते हैं। तो एक बार ज़रा नज़र डालते हैं कोहेरेंसी के साथ किस तरह से एटॉमिक ट्रांजिशन से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर आप समझ पाओगे कि क्यों हम कोहेरेंट के बारे में कह रहे हैं कि वो दिक्कत होती है उसमें। देखिए भाई, ऐसा क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ एक कुछ और स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हम मान लें सोडियम की बात करें तो सोडियम के अंदर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। अब उसके बाद कुछ और हायर एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर। अब उसको किसी तरह से बाहर से एनर्जी मिली, सपोज इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको एक्साइटेशन हुआ और उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर कर किसी हायर एनर्जी स्टेट में शिफ्ट कर गया। यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा, उसके बाद वापस से जंप करेगा, और जंप करेगा तो बाहर एक फोटोन एमिट करेगा, और ये जो फोटोन होगा h या कह दो ये hc/λ फार्मूले को फॉलो करेगा। तो इसकी वेवलेंथ इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितनी ऊंचाई से वापस आया है। ओके, सो आपके पास एक फोटोन मिल जाएगा। और हमारा जो सैंपल है, हमारा एक बल्ब है, हमारे बल्ब में मान लो 10⁻20 एटम्स हैं ऐसे। तो हमारे पास एक बल्ब है जिसमें हमने सोडियम के 10⁻30 एटम्स ले रखे हैं। हम उसको एक्साइट कर रहे हैं। अब एक्साइट कर रहे हैं तो एटमों में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं, वापस से आ रहे हैं, और फोटोन बाहर निकल रहा है।
फिर हमने एक दूसरा बल्ब लिया और हमने उसमें भी 10⁻30 एटम्स सोडियम के भर दिए और इसको भी हम बिजली की सप्लाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रहा है। लेकिन आप बताओ, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हो कि एग्जैक्टली जब इस बल्ब में 10⁻30 एटम्स ट्रांजिट करेंगे हायर एनर्जी लेवल में, इलेक्ट्रॉन जाकर के वापस आएंगे, ठीक वैसा ही उसी समय उसी जैसा एक एटम की भी ऊपर नीचे हुए दूसरे बल्ब में भी वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी? नहीं हो सकता। एटॉमिक लेवल पर हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि यही जो फोटोन बाहर निकल रहे हैं यही पूरी लाइट एनर्जी को फॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम इन 10⁻30 एटम्स और इन 10⁻30 एटम्स के बिहेवियर के सिंक्रोनाइजेशन को, कि ये सब एक साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, एक मतलब माइक्रो नैनो पिको सेकेंड, जो सबसे समय की छोटी मात्रा आप जानते हो, उतना भी अंतर नहीं होगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। 10⁻5 एटम का ट्रांजिशन मैच कर जाए, 10⁻10 एटम का मैच कर जाए, 10 करोड़ एटमों का मैच कर जाए, 50 करोड़ एटमों का बिहेवियर मैच कर जाए। बट हम ये कहें इसमें अगर 100 करोड़ एटम है या 10,000 करोड़ एटम है, वो 10,000 करोड़ के 10,000 करोड़ एटम हमेशा एक जैसा बिहेवियर फॉलो करते हुए बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी लाइट फेंकेंगे, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसी वजह से दो अलग अलग सोर्सेस, दो अलग अलग लाइट बल्ब बनाए जाएं, यूज किए जाएं, तो वो कोहेरेंस नहीं होते हैं। तो अगर कोहेरेंट नहीं होते तो समस्या का उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि हम कोशिश ही क्यों कर रहे हैं कि हम दो बल्ब लें? क्यों हम कोशिश कर रहे हैं दो अलग अलग बल्ब लें? हमें दो सोर्स चाहिए ना, दो बल्ब के नाम से नहीं, दो सोर्स चाहिए। तो ऐसा करो कि आप एक बल्ब लो, उससे लाइट निकल रही चारों तरफ, ठीक है, लाइट निकल रही चारों तरफ, वेरी गुड। अब आप क्या करो, अब आप इसके सामने एक बोर्ड लगा दो, बड़ा सा बोर्ड लगा दो, इसमें दो छेद कर दो। यहां पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो देख रहा है, उसको ये बल्ब दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन उन बल्बों की रोशनी जब इन छेदों पड़ती है तो यहां से लाइट बाहर निकल रही है, यहां से लाइट बाहर निकल रही है। तो यहां पे खड़े हुए इंसान को एक बल्ब नहीं दिखाई पड़ रहा, बल्कि S1 और S2 दो चमकते हुए छेद दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही सोर्स से निकलने वाली प्रकाश को ही आपने बोर्ड की सहायता से दो हिस्सों में बांट कर दिया है, बाकी सारा हिस्सा अंधेरा है, सिर्फ दो ही पॉइंट से लाइट निकल रही है। तो आपके लिए दोनों पॉइंट से निकलने वाली लाइट बिल्कुल एक जैसी होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी। क्यों एक जैसी होगी? क्योंकि वो एक ही सोर्स से दो आपने बांट दिए हैं इस बोर्ड की सहायता से। तो ये निश्चित है कि जैसा बिहेवियर यहाँ होगा वैसा बिहेवियर S2 में भी होगा। सो दे आर कोहेरेंट। एक ही सोर्स को हमने ऐसा करके बना दिया है। ओके, एक और तरीका हो सकता है, आपने कभी एक्सपीरियंस करिए, आप जैसे बैंक वगैरह में गए हैं, तो बैंक में उधर आपके कैशियर बैठे हैं, इधर आप खड़े हो, आपने उनको चेक दिया, वो अपना काम कर रहे हैं, सामने कांच का एक लेयर है, उस कांच में आप जब देखते हो तो आपको पीछे बैठे हुए बाबूजी भी दिखाई पड़ रहे हैं, आपको अपना इमेज भी वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, आप खुद को भी देख पा रहे हो वहाँ पर। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण ये है कि जो कांच है वो दो काम एक साथ कर रहा है। एक तो लाइट को अपने से आर पार गुजार दे रहा है, जिसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ पीछे से लाइट लौट के वापस आ रही है, जो रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ट्रांसमिशन भी हो रहा है। और उसी समय कुछ लाइट उस कांच के ऊपरी सतह से टकरा के सीधे लौट जा रही है, वो पार नहीं जा रही है, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो परावर्तन भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है। यानी कि आप ऐसा समझ लो, अगर आपके पास एक कांच की लेयर है, आप यहाँ खड़े हो इस जगह पर, तो आपसे लाइट गई, कुछ मात्रा में लाइट टकरा करके वापस आपके पास आ गई, और कुछ इसको पार करके गई, और यहाँ पर जो आदमी बैठा है उससे टकरा करके आप तक आई। तो यहाँ पर जो टकरा के पहले लौट गई, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, परावर्तित प्रकाश है। और जो यहाँ पे टकरा के आई है वो कौन सी है? वो रिफ्रैक्टेड लाइट है, अपवर्तित प्रकाश है। तो यानी ये कांच क्या कर रहा है? ये कांच आने वाले प्रकाश को दो हिस्सों में
ब्रेक कर दे रहा है। थोड़ा सा इसको और रिफाइन करें, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कांच है, यहाँ बल्ब जल रहा है, तो बल्ब की रोशनी यहाँ पड़ती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसके बाद कुछ मात्रा में लाइट यहाँ जाती है, कुछ मात्रा में लाइट यहाँ जाती है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होती है और कुछ ट्रांसमिट कर जाती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, अंदर चलता रहता है। तो ये जो पहले रिफ्लेक्शन हुआ R1 और दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ R2, एक लेयर A से हुआ और एक लेयर B से है, और यहाँ सब कांच है, ये सब कांच भरा हुआ है। तो यहाँ पर R1 और R2 ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट हैं। और यहाँ पर देखोगे तो इसी बल्ब की छाया यहाँ भी दिखाई पड़ रही है, इसी बल्ब की छाया यहाँ भी दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर आप खड़े होकर देखोगे तो आपको ये दो बल्ब दिखाई पड़ेंगे, एक R1 एक R2 के फॉर्म में, और एक ही की इमेज है, तो ये भी आपके कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेंगे। तो ये दोनों रेज जो हैं, ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज से आती हुई रेज होंगी। हाँ ठीक, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस होगा, उसकी वजह से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन में अंतर होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कोहेरेंट सोर्स यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो इस पूरी डिस्कशन के दौरान जब से हमने कोहेरेंट सोर्सेज की बात शुरू की है, असल में आपने दो तरीके सुने हैं कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने के। पहला तरीका जहाँ हमने कार्डबोर्ड रखा, उसके आगे दो छेद कर दिए, उसमें से लाइट बाहर निकली, इसे कहते हैं द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और जो दूसरा तरीका आपने सुना, इसे कहते हैं द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के डिवीजन का ये मेथड है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है, तो यहाँ पर जो प्रकाश गिर रहा है उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया जा रहा है, तो इसको एम्पलीट्यूड का डिवीजन कहते हैं, और जो पहले वाला केस है उसको हम वेव फ्रंट का डिवीजन कहते हैं। ओके, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इन दिस मेथड द डिवाइस, जैसे कि हमारा जो भी हम इंस्ट्रूमेंट सेटअप ले रहे हैं उसकी बात करें, द डिवाइस डिवाइडेड द इंसिडेंट वेव फ्रंट, जैसे यहाँ से अगर वेव फ्रंट को हम माने ऐसे आते हुए, द इंसिडेंट वेव फ्रंट इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में तोड़ देता है, बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये दो हिस्सों में तोड़ देता है इस प्रकार से, इन सच अ वे दैट आफ्टर ट्रेवलिंग वाया डिफरेंट पाथ्स, आप चाहे लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, सो आफ्टर ट्रेवलिंग वाया डिफरेंट पाथ्स द रेज इवेंचुअली रीयूनिट्स एट स्मॉल एंगल टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस बैंड्स। तो अगर सामने पर्दा रखा है तो यहाँ से जो रे गई हैं ये, और जो यहाँ से रे गई हैं ये सब आपस में इंटरफेयर करती हैं, और इंटरफेयर करने के बाद यहाँ पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजों का एक पूरा पैटर्न बन जाता है। अब यहाँ पर हम नॉर्मली पिन होल सोर्स का या स्लिट का इस्तेमाल करते हैं, झिर्री काट देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और फ्रिजनल बाईप्रिज्म हो गया, फ्रिजनल्स मिरर हो गया, लॉर्ड्स मिरर हो गया, या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें कि हम इसका यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड। सो इसके बारे में कह सकते हैं कि इन दिस मेथड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनकमिंग वेव, जो वेव आ रही है इसी इनकमिंग वेव है, द एम्पलीट्यूड ऑफ इनकमिंग वेव ऑफ लाइट, मतलब वो पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू पार्ट्स में ब्रेक कर जाती है। अभी जो वेव्स पार्ट में ब्रेक कर गई, से R1 है, R2, ये वेव्स में पार्ट में ब्रेक कर गई है, तो दे रीयूनाइटेड, आपस में फिर से मिलते हैं, एंड प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब जनरली क्या होता है कि हम जब डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड करते हैं तो हम पॉइंट सोर्स का यूज कर रहे होते हैं, पॉइंट सोर्सेस को हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स का हमने यूज किया है, तो पॉइंट सोर्सेस आर यूज्ड फॉर द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड। हमारे पास कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। उसके अलावा हम न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में हम इसका यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ मेथड हैं हमारे पास जिन एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम इसको यूज करते हैं। ओके ना, अब अगला जो हमारे पास टॉपिक, एक छोटी सी बात में यहाँ पर आपको फ्रिजनल बाईप्रिज्म से जुड़ी हुई है, और जो
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है वो ये है। इसे आप अगर अभी चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं तो आप एक शॉर्ट वीडियो देखिए जहाँ मैंने आपको एक फ्रेजनल बाइप्रिज्म के बारे में दिखाया है। तो हुआ क्या था, जिस समय थॉमस यंग ने अपना प्रयोग किया तो एक शुरुआती सफलता उनको तो मिली, लेकिन जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसने उतनी तेज़ी से उसको स्वीकार नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने उसको पे डाउट दिखाया कि हो सकता है आपने जो कुछ भी किया है इसमें कुछ डिफ्रैक्शन की वजह से काली लाइट इंटेंसिटी का मॉड्यूलेशन आया है, और जो डाइट ब्रैक फ्रिंजें मिल रही हैं चमकीली काली पट्टियाँ, वो हो सकता है डिफ्रैक्शन की वजह से आ रही हो। आप ये कैसे कह सकते हो कि इंटरफेरेंस की वजह से है। और जो कि इसमें जो लाइट इंटेंसिटी थी डिम थी, चूँकि बहुत छोटे छोटे पिन होल बनाए गए थे तो बहुत तेज प्रकाश नहीं आ रहा था, तो कुछ सोफिस्टिकेशन चाहिए था। तो थे कुछ चैलेंज उस समय लोगों के सामने। अब जब फ्रेजनल जिनके साथ यंग्स कोलैबोरेट करते हैं तो फ्रेजनल जब इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, बिना थॉमस यंग के उस सेटअप को यूज किए वो एक नए तरह की डिवाइस क्रिएट करते हैं, इसको बाइप्रिज्म कहते हैं, जो मैंने उस वीडियो में आपको दिखाई है। देखिएगा, शॉर्ट वीडियो है। उस डिवाइस के थ्रू थॉमस यंग एक अच्छा खासा चमकीला पैटर्न पाते हैं और अच्छी तरह से उन सारे लोगों के मुंह बंद कर देते हैं जो कि थॉमस यंग के उस थ्योरी पर या उनके उस प्रयोग पर संदेह दिखा रहे थे। तो फ्रेजनल का एक काम क्या था इस बाइप्रिज्म का, कि उसने वेव थ्योरी को और मजबूती के साथ स्टैब्लिश किया। उन्होंने थॉमस यंग के इस कैलकुलेशन को और अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट किया। तो थॉमस यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसके बाद फ्रेजनल का बाइप्रिज्म के थ्रू उसी पैटर्न को रिक्रिएट कर देने की वजह से वेव थ्योरी, जो वेव की जो लाइट की जो वेव थ्योरी थी, उसको एक स्टैब्लिशमेंट वहाँ पर मिला। अब अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है कि तब क्या होगा अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर दें अपने थॉमस यंग के उस एक्सपेरिमेंट में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। जस्ट लाइक क्या था एक्सपेरिमेंट में आपके पास ये था कि आपके पास एक सोर्स है S1, ओके, एक सोर्स है S2 और एक स्क्रीन है, और यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ पर P है, यहाँ से लाइट जा रही है यहाँ पर, तो S2P है। और फिर हमने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो आपने कहा भाई देखो ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है। अब मान लो ये सारा काम एयर में है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ पर म्यू है। अब हम कहते हैं सपोज हमने इसके रास्ते में कांच की प्लेट रख दी, एक कांच की प्लेट यहाँ पर हमने रख दी। अब कांच की प्लेट जो है वो लाइट को अपने से होकर के जाने देती, लेकिन आपको मालूम है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कुछ मान लो 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, V/C होता है, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, C/V होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड जो फ्री स्पेस में है उसको, और उस मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसके रेशियो के बराबर होती है। तो आप समझ लो जब लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। तो जब v की रफ्तार कम हो जाएगी तो म्यू जो है हमेशा 1 से 1 ज़्यादा ही होगा, है ना। v अगर 1c से कम है तो म्यू जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि लाइट S1 से P तक जाएगी, लेकिन इसकी थिकनेस मान लो T है, तो T थिकनेस जब तक चलेगी तब तक वो वेलोसिटी V से चलेगी, और जब बाहर चलेगी तो वेलोसिटी C से चलेगी। यानी S1P माइनस T डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो हवा में है या फ्री स्पेस में है, उसको तो वो ट्रेवल करेगी C वेलोसिटी से, लेकिन जो T डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करेगी वो V वेलोसिटी से। जबकि S2 से जो लाइट चल रही है वो लगातार फ्री स्पेस में ही है, यानी जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1 है तो उसकी S2P पूरी डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये पाथ डिफरेंस था ये तो इनके रास्तों के अंतर की वजह से तो था ही, उसके अलावा इस प्लेट के लगने की वजह से भी एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट हो गया होगा। अब उस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस की वजह से क्या होने वाला है, उस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, अब पाथ डिफरेंस तो फ्रिंज विड्थ को या फ्रिंज के पैटर्न को पूरी सीधे तौर पर अफेक्ट करता ही था। तो जैसे ही आपने ग्लास प्लेट या कोई ट्रांसपेरेंट शीट का प्लेट लगाया तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा होगा वो पैटर्न अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा। सवाल हमारे पास है कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा कि नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमने कहा कि हमने एक प्लेट यहाँ रख दी T1 थिकनेस की,
और जो ये रास्ता है दूसरा वाला H2 वाला, एक प्लेट यहाँ भी रख दी, और सपोज इसकी थिकनेस T2 है, अलग अलग मोटाई की है, और मान लो यहाँ एयर नहीं, यहाँ कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और कॉम्प्लिकेशन। अब फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ0 है, और इसका μ2 है। अब आपने कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते चले जा रहे हो। आप हवा की जगह पे कोई मीडियम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसका मीडियम μ0 है। आप एक ग्लास प्लेट लगा रहे हो, उसकी थिकनेस T1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। फिर दूसरी ग्लास प्लेट लगा दी, T2 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सवाल क्या पूछ रहे हो? सवाल आप पूछ रहे हो कि बताओ ये सब तामझाम करने के बाद ओवरऑल इंटरफेरेंस पैटर्न इन प्लेटों के अब्सेंस में जो था उससे ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ शिफ्ट होगा? तो हम वहाँ पर देखेंगे कि अगर हम T1 T2 की बीच में रिलेशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन क्या है, इन सारे रिलेशंस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनका एक एक्सप्रेशन निकलेगा। उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं आपसे कॉन्फिडेंटली कि भाई अगर ऐसा हुआ तो शिफ्ट ऊपर होगा, दूसरा स्थिति होगी तो शिफ्ट नीचे होगा। तो ये बड़ा अच्छा सा प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस में, खास तौर पर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी इसको एडवांस के लेवल में पूछ सकते हैं। एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा आपकी। आप जैम की तैयारी कर रहे हो तो जैम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा या ऐसा ही क्वेश्चन कोई पार्ट पूछ सकते हैं। सो वी विल डिस्कस दिस होल थिंग इन द forthcoming videos. Till then, अपना ध्यान रखिए. Have a nice day. Take care of yourself and keep learning. Keep smiling. Have a nice day. Bye.